नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है विषकन्या। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। विषकन्या, इनके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे। यह ऐसी लड़कियां होती थी जिन्हें बचपन में ही थोड़ा थोड़ा जहर देकर बड़ा किया जाता था। एक परिपक्व विषकन्या इतनी जहरीली होती थी कि अगर उसे अत्यंत जहरीला नाग डस ले तो वह भी तुरंत मर जाए। यह अप्सराओं जैसी सुंदर होती थी। इन्हें विरोधी राजाओं का खात्मा करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। यह एक प्रकार की जासूस ही होती थी। विषकन्या तैयार करने का चलन मौर्य साम्राज्य में अमात्य राक्षस और चाणक्य ने शुरू किया था। चाणक्य ने देश के हित को सर्वोपरि माना, इसलिए उनके लिए यह चीजें गौण थी कि विषकन्या बनने के कारण उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए शायद सालों बाद महामंत्री बनने वाले अविनाश ने पाटलिपुत्र में विषकन्याओं के बनाने पर रोक लगा दी थी। वर्तमान में उपस्थित जो विषकन्याएं थी उनको उपचार द्वारा एक सामान्य कन्याओं में परिवर्तित कर उनका पुनर्वसन किया ताकि वह भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। इसी विषय पर आधारित है प्रस्तुत किताब। जैसा कि हमने कहा, विषकन्या एक प्रकार की जासूस ही होती थी, इसीलिए किताब का विषय भी जासूसों पर आधारित ही है। किताब में नए ज़माने के जासूस मौर्य काल के जासूसों की कहानी लोगों को सुना रहे हैं। अब क्यों सुना रहे हैं यह हम सारांश में देखेंगे। कहानी का नाम विषकन्या ज़रूर है, लेकिन वह मुख्य पात्र नहीं। अलबत्ता वह चाल का मुख्य प्यादा ज़रूर है, जिसके कारण पूरी बाजी ही पलट जाती है, जिसे जासूसों के शिरोमणि शंकर मिश्र ने बिछाया था। और यही शंकर मिश्र इस कहानी के मुख्य किरदार है। शंकर मिश्र जो भी काम करते हैं बड़ा ही सोच समझ कर करते हैं। उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य बेतुका और टाइम पास करने वाला नहीं होता। वह अपने समय का भी पूरा सदुपयोग करते हैं। अगर वह किसी राज्य की अश्वशाला से घोड़ा लेते हैं तो उसे काम होने पर बेच भी देते हैं, फिर उसी पैसों से अपने अगले काम का खर्चा निकालते हैं। अब वह अपने असली भेष में कहीं जा तो नहीं सकते, इसीलिए वह हर बार नया अवतार धारण करते हैं। उनके पास कुछ अजीब अजीब चूर्ण और दवाइयाँ हैं जो उनकी आवाज़ और शारीरिक रंग में बदलाव कर सकती है। इसी तरह वह हर बार भेष बदल कर अपने चालों को अंजाम देते हैं और अपने राजा और राज्य को बचाने में मदद करते हैं। अब हमने कभी भी पाटलिपुत्र के जासूसों के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन बहिर्जी नाइक के बारे में ज़रूर पढ़ा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जासूस खाते के शिरोमणि थे। कहते हैं कि वह भी हर बार नया भेष बनाकर महाराज से मिलते थे, पर महाराज और उनमें ऐसा कौन सा ऋणानुबंध था ये तो पता नहीं कि महाराज हर बार उन्हें पहचान जाते। खैर, बात करते हैं इस किताब की। किताब की भाषा प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता की याद दिलाती है, जो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है। यह आपको उसी जमाने में लेकर जाती है। जासूसों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। इसे जानने के लिए किताब ज़रूर पढ़िए। इस ऐतिहासिक जासूसी उपन्यास के लेखक है ओम प्रकाश शर्मा। प्रकाशक है नीलम जासूस कार्यालय। पृष्ठ संख्या है 117। उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आइए अब थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक ओम प्रकाश शर्मा एक जनप्रिय लेखक रहे हैं। वह रोमांच और क्राइम की दुनिया का साहित्य के महान और धुरंधर लेखक थे, जिनकी तूती 40 सालों तक बोलती रही। बहुत से उभरते हुए लेखकों ने उन्हें अपना गुरु माना। उन्होंने न सिर्फ जासूसी साहित्य में लेखन किया, बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। यही कारण था कि वह मौलिक लेखक होने के साथ साथ साहित्यकारों के बीच में भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। नीलम जासूस कार्यालय 30 सालों के बाद उनके सभी उपन्यासों को धीरे धीरे पाठकों के सामने दोबारा प्रकाशित कर रहा है। ओम प्रकाश जी के उपन्यासों में राजेश, चक्रम, गोपाली इत्यादि मुख्य चरित्र थे, जिनको लेकर उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की। लेखक के बारे में और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन वह हम अगली किताब के लिए रखते हैं। आइए जानते हैं इस किताब का सारांश। उसके पहले अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ और समरीज हिंदी में, तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। सारांश। केंद्रीय खुफिया विभाग के प्रसिद्ध जासूस राजेश और उनका मुख्य सहयोगी जयंत किसी तरह छुट्टियां निकालकर श्रीनगर आए थे। वह श्रीनगर शोभा नामक होटल में रुके थे। पिछले 1-2 दिनों से भारी वर्षा होने के कारण सबका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। यातायात के साधन
ठप्प हो गए थे। होटल के सारे यात्रियों के साथ वह दोनों भी वहीं अटक गए थे। होटल के सभी यात्री जब डाइनिंग हॉल में एक दूसरे से मिले तो कुछ लोगों ने राजेश को पहचान लिया और बातों ही बातों में उन्हीं को उनका कारनामा बताने के लिए कहा। उन्होंने सोचा इन्हें अपने कारनामे के बजाय किसी महान जासूस की कहानी सुनानी चाहिए। फिर उन्होंने जासूस शिरोमणि शंकर मिश्र की कहानी शुरू की। शंकर मिश्र अयोध्या के जासूस थे। किसी कारण उन्हें अयोध्या और काम दोनों छोड़ना पड़ा। वह काशी जब पहुंचे वहां उन्हें पाटलिपुत्र के महामंत्री अविनाश ने पहचान लिया और उन्हें अपने साथ पाटलिपुत्र ले आए। पाटलिपुत्र के महाराज समरसेन ने अपने भाई वीरसेन को रूपनगर का सामंत बना दिया था। वह उसे बहुत प्रेम भी करते थे। वह उनके खिलाफ कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते थे। इसके विपरीत वीरसेन पाटलिपुत्र के महाराज समरसेन को धोखे से मारकर पाटलिपुत्र का सम्राट बनना चाहता था। इसका एहसास महामंत्री अविनाश को तो हो गया था, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था। ऐसे में उन्हें राज्य और महाराज को छोड़कर कर्नाटक जाना पड़ रहा था, तो वह इसकी जिम्मेदारी शंकर मिश्र पर छोड़ते हैं। शंकर मिश्र अपना काम बखूबी निभाते हैं। सबसे पहले वह एक साधु का रूप लेकर वीरसेन के नगर में पहुंचते हैं। वह उसको अपने जाल में फंसाते हैं और यह कहकर कि वह सम्राट बनेगा और कटक से आने वाली लड़की से विवाह करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सालों तक राज करेगी। फिर साधु का वेश उतारकर वह एक सपेरे का भेष लेते हैं तो उनकी मुलाकात विषकन्या से होती है। इस मुलाकात का ब्यौरा आप जरूर पढ़ें। ऐसे ही भेष बदल बदल कर वह अपने प्लान के लिए आवश्यक चीजें जुटाते जाते हैं, चाहे वह वीरसेन की राजमुद्रित अंगूठी हो या फिर राजकीय अतिथिशाला की चाबी। हम तो सोच रहे थे कि इन साधु बाबा ने तो बोल दिया कि कटक से आने वाले लड़के से शादी करना, लेकिन लड़की आएगी कहाँ से? इसका इंतजाम शंकर मिश्र विषकन्या को ही कटक के राजकुमारी बनाकर करते हैं। वह विषकन्या को वीरसेन के पास भेज देते हैं, जबकि इस विषकन्या का इंतजाम वीरसेन ने समरसेन के लिए किया रहता है। इसके बाद विषबाधा होने की वजह से वीरसेन तड़प तड़प कर मर जाता है। यह कहावत यहाँ सच हुई कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब इन सारे चालों को और मोहरों को अकेले शंकर मिश्र अपने काबू में कैसे करते हैं, यह तो आपको ही किताब पढ़कर जानना होगा। और हाँ, इस अभियान के दौरान उन्हें उनकी मिश्राइन भी तो मिलती है। कहानी सचमुच बहुत अच्छी है। आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो किताब को रखने की इच्छा ही नहीं होगी। ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टोरी नंबर 27। आज की कहानी में आप जानेंगे कि आस्तिक मुनि कौन थे और उन्होंने सर्पों की जान क्यों बचाई। आपको हमारे द्वारा बताई गई यह कहानियाँ कैसे लगती है, यह भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं आस्तिक मुनि कौन थे। आस्तिक मुनि जरत्कारु के पुत्र थे। उनकी माता और पिता दोनों का नाम जरत्कारु था। उनके पिता जरत्कारु की कहानी हमने इसके पहले के वीडियो में बताई है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब आते हैं उनकी माता की कहानी पर। उनकी माता का नाम भी जरत्कारु ही था। वह नागराज वासुकी, नागराज तक्षक और अन्य नागों की बहन थी। जब नागराज वासुकी को पता चला कि उनकी बहन का होने वाला बेटा उनको शाप से मुक्त कराएगा, तो उन्होंने अपनी बहन की शादी महर्षि जरत्कारु के साथ करने का निर्णय लिया। ऐसे में जब महर्षि जरत्कारु ने पत्नी रूप में कन्या का दान मांगा तो नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर वहां प्रस्तुत हुए, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत से नागों को काम पर लगाया था। महर्षि जरत्कारु ने विवाह के पहले 2 शर्त रखी थी कि वे उनकी पत्नी का भरण पोषण नहीं करेंगे और दूसरी, उनकी पत्नी ने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उन्हें अप्रिय लगे, नहीं तो वे उसे छोड़कर चले जाएंगे। नागराज वासुकी ने दोनों शर्तें मान ली। तब उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद वे दोनों वासुकी के भवन में ही रहने लगे। जरत्कारु अपने दुखी स्वभाव वाले पति की हर एक इच्छा संभालते हुए उनकी सेवा करने लगी। एक दिन शाम के समय महर्षि जरत्कारु की आंख लग गई। सूर्यास्त होने ही वाला था। फिर जरत्कारु सोचने लगी थी कि मेरे पति का स्वभाव तो बड़ा ही दुखी है, मैं इनको जगाऊं या नहीं। अगर यह सोते रहेंगे और संध्या उपासना का समय बीत गया तो इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर जगाऊंगी तो मुझ पर ही क्रोध करेंगे। इसलिए फिर धर्म को वरीयता देकर उनको जगाना ही उसने ठीक समझा। जागने पर महर्षि जरत्कारु के होठ मारे क्रोध के थर थर कांपने लगे। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान किया, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाए। अब मैं तुम्हें छोड़कर चला
जाऊंगा। फिर भी जरत्कारु ने अपनी बात अपने पति को समझानी चाहिए। उनके पति ने कहा कि मैंने पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। अपने भाई से कहना, मैं जितने दिन यहाँ रहा बड़े सुख से रहा। महर्षि जरत्कारु वहाँ से चले गए। अब जरत्कारु को अपने भाई के कार्य की चिंता जान पड़ी और साथ में पति वियोग का दुख भी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बड़े दुख भरे स्वर में हाथ जोड़कर अपने पति से कहने लगी कि जिस उद्देश्य से मेरे भाइयों ने आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं उसे अब तक न पा सकी। मेरे कुटुंबीजन शाप से दबे हुए हैं। उसे सिर्फ हमारा पुत्र ही दूर कर सकता है, लेकिन मुझे अभी तक उसके दर्शन भी नहीं हुए। इस पर महर्षि जरत्कारु प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम्हें अग्नि के समान तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि और वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे और मेरे दोनों परिवारों का कल्याण करेगा। अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरी कही हुई कोई भी बात झूठी नहीं होती। ऐसा कहकर वे कठोर तपस्या के लिए जंगल में चले गए। इसके बाद जरत्कारु अपने भाई नागराज वासुकी के पास गई और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। वे अपनी बहन की बातों से आश्वस्त हुए। सारे नाग अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ समय बीत जाने पर जरत्कारु ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यही आस्तिक मुनि थे। उनके पिता अस्ति कहकर वन में चले गए थे, इसलिए फिर उनका आस्तिक नाम प्रचलित हुआ। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।